Good morning, all of you. Are you listening me? मनीष सुथार, आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम हो गया है, इस समय 9:30 हो गया है, 9:33। बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, केवल 6% है, इंक्लूडिंग मी। तो देखो ये क्या है, सी क्लाइंब, डिजाइन ऑफ सी क्लाइंब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब देखिए सी क्लाइंब में आपका यहाँ पर देखो ये नोटेशन वगैरह दिया हुआ है, जो ये फ्रेम है आपका, ये फ्रेम है, ये पूरा पोर्शन फ्रेम में आता है, ये पूरा का पूरा स्क्रू है, ठीक है ना। ये कॉलर है, पैड जिस लिखा हुआ है, ये हैंडल है, ये आपका नट है, ये वाला पोर्शन, ये नट, क्योंकि नट के अंदर ये स्क्रू जाएगा तभी नीचे ऊपर होगा। जब रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तभी जाकर क्या होगा हमारा, ये स्क्रू ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे स्क्रू होगा। नट नट बोल्ट की जैसी ज्वाइनिंग होती है, एंगेजमेंट होता है, उसी तरह का बिहेवियर है यहाँ पे। आवाज पहुंच रही है ना? आवाज पहुंच रही है? आप देखो यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस वगैरह ये सब सारी चीजें बता दिया। परमिसिबल क्या होता है, जो आप अलाउ कर रहे हो, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। मैं आता हूँ जहाँ पे छोड़ा था नेक्स्ट क्लास में। ये न्यूमेरिकल हो गया था, इस न्यूमेरिकल का कुछ पोर्शन हुआ था। हाँ यहाँ पर हुआ था। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ बियरिंग, डिजाइन ऑफ नट। डिजाइन ऑफ नट हमें पढ़ना है यहाँ पे आज। देखिए नट क्या है, आप इस नट को, जो इस डायग्राम में शो रखा है, ये नट है, दिस इज द नट, हाइट ऑफ द नट इज h, सोन इन फिगर। तो आप देखोगे जब भी ये स्क्रू नट के अंदर जाएगा तो स्क्रू में भी थ्रेड होगा और नट में भी थ्रेड होगा, स्क्रू में भी थ्रेड होगा और नट में भी थ्रेड होगा, तभी ये स्क्रू हमारा नीचे ऊपर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और साथ साथ में रोटेशन होगा। इसमें देखो इस स्क्रू में रोटेशन होगा, और ये नट क्या है, इस तरह से फ्रेम के साथ फिक्स है, तो नट क्या है, स्थिर हो गया, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे हो गया। बट हमारा जो स्क्रू है आपका, जो हमारे पास स्क्रू है, इसकी क्या होगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करेगा, नीचे की तरफ भी जाएगा और साथ साथ में इसमें रोटेशन भी होगा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। अब हमें डिजाइन करना है नट। ऑलरेडी हम स्क्रू की डिजाइनिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्क्रू की डिजाइनिंग कैसे करनी है, कितनी डायमीटर होनी चाहिए इसकी स्क्रू की। देखो नट की डिजाइनिंग करनी है, ये हमारा नट है, लिखा है डिजाइन डेटा बुक में, आप देखोगे एसपीजी टेबल 1.4। तो जो नट होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। कंसीडर नट मटेरियल मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बना होगा, ठीक है। कास्ट आयरन का बना होगा तो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस पे मटेरियल नट फेल होगा। अब क्या करेंगे, इस केस में जो नट होता है कास्ट आयरन का, और ये सिलेक्शन है GCI 20, ठीक है ना, फ्रॉम PSG टेबल, डिजाइन डेटा बुक में आपको मिल जाएगा। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज जो होते हैं ये दिए रहते हैं कि हमारा जो फ्रेम है, ये सी क्लैंप है, ये सी क्लैंप पूरा है, इसमें जो है हमारा नट किस मटेरियल का बना होना चाहिए, स्क्रू किस मटेरियल का बना होगा, ठीक है, हैंडल किस मटेरियल का बना होगा, फ्रेम किस मटेरियल का बना होगा, ये भी दिया होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिलेक्ट कर लेंगे देख करके। तो इन्होंने सिलेक्ट किया है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 200 मेगापास्कल। इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ले रखा है 6 लिखा है। नट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ज्यादा लिया हुआ है, नट पे ज्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रू साथ साथ में इसके क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इसके अंदर, रोटेट भी हो रहा है और स्टेशनरी पोजीशन पे भी है, तो हो सकता है स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप हो, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ले रखा है।
तो हमारा जो टेंसाइल वर्किंग जो आएगा, ये वर्किंग सिग्मा यू डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपकी वर्किंग, आप इतना ही लगा सकते हो, 33.33 मेगापास्कल स्ट्रेस लगा सकते हो नट में, केवल हमें इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है। क्रशिंग जो कंप्रेशन होता है, देखो क्या होता है कि जो भी हमारे पास कास्ट आयरन की मटेरियल होती है वो कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग होती है टेंसाइल के रिस्पेक्ट में। ये टेंसाइल आ गया यहाँ पे, और कंप्रेशन क्या है इसका डबल, मतलब ये स्ट्रेस जो दिया हुआ है 33.33 मेगापास्कल, इसका दोगुना ले लेंगे तो कंप्रेशन में स्ट्रांग हो गए 66 मेगापास्कल। तो कंप्रेशन स्ट्रेस ज्यादा होगा नट में, ये ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर से मैंने डिस्कस कर लिया। देखो इसमें दो पॉइंट्स डिस्कस हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा भी हो गया, परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल मतलब वर्किंग स्ट्रेसेस जो हमें लगाना है, जो हमें लगाना है। अब आते हैं, अब देखो चौथा पॉइंट है नट की डिजाइनिंग में। देखो पहला पॉइंट ले लिया इन्होंने परमिसिबल स्ट्रेसेस, दूसरा ले लिया इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, और तीसरा इन्होंने एलोवेबल स्ट्रेसेस जो आपको लगाना है नट पे वो भी फाइंड आउट कर लिया। चौथा क्या है, कितना इसमें वियरिंग होगा, घिसाव कितना होगा। नट देखो, नट हमारा कैसे बना होता है, ये आप मान लो एक हेक्सागोनल नट बनाया मैंने, इस तरह से कोई अंदर सर्कुलर, अंदर थ्रेड होगा, ये थ्रेड होंगे अंदर, नीचे की पोर्शन तक आएगा ये इस तरह से, ये नट होगा। इस नट के अंदर क्या होगा, थ्रेड होंगे। अब देखिए, अब ये नट यहाँ पे बना हुआ है, अब सपोज करो नट में जो थ्रेड, यहाँ पे जो थ्रेड बने हुए हैं, स्क्रू में एक तरह से थ्रेड मान लो बने हुए हैं, सिमिलर 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 क्या फैशन के इसमें भी बने होंगे, नट में भी सिमिलर फैशन के इसमें भी बने होंगे, नट में भी। तो देखो लोड जो आएगा आपका, जो लोड आएगा इस नट पे, नट के थ्रेड पे, ये परपेंडिकुलर आएगा, बट थ्रेड जो होगा हमारा, इसी को थिकनेस होगी, थिकनेस होगी थ्रेड की, थोड़ी थोड़ी थिकनेस होती है, आपको पता ही है थ्रेड की थिकनेस होती है। तो ये क्या होगा, सपोज करो मैंने इस पोर्शन को इधर बना रहा हूं, इस साइड में, देखो ये जब लोड आएगा, देखो ये क्या है, बीच वाली कोड आया है, ये कोड आया है, ये पूरा कोड आया है, इसके आउटर पेरिफेरी पे थ्रेड बना हुआ है, तो थ्रेड क्या है, ये पोर्शन है, और नीचे की तरफ थिकनेस कुछ इधर होगी। ये लोड जब डालोगे आप इस तरह से, तो लोड इस प्लेन पे आएगा, तो ये प्लेन जो मिलेगा आपका, वो फोर्स के जो लोड है उसके परपेंडिकुलर मिलेगा, बट इसको नीचे की तरफ करोगे तो उसकी थिकनेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस प्लेन में ही आ जाएगा ये फोर्स। तो ऊपर वाली जो होगी प्लेन, वो उस पे टेंसाइल या कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव होगा, और इस वाली प्लेन पे क्या होगा हमारा, ये जो नीचे वाली प्लेन है, इस पे क्या होगा आपका, शियर होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम थ्रेड के बारे में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेसेस, मान लिया इन्होंने, इस पे जो आ रहा है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेट n बी द नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज, मान लो हमारे नट में n नंबर ऑफ थ्रेड है, ठीक है, n है। इस केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो आप देखोगे डिजाइन डेटा बुक में, तो n की वैल्यू 8 लेते हैं नट के लिए, ठीक है ना। इसमें जो सी क्लैम्प का एक तरह से क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, n इज इक्वल टू 8 लेते हैं, क्योंकि इसमें नट में क्या होगा, 8 नंबर ऑफ थ्रेड होंगे। अब देखिए, अब जैसे लोड, ये देखो लोड आया, लोड जब आ रहा है तो किस एरिया पे पड़ रहा है, इस वाले एरिया पे पड़ रहा है, ये वाला एरिया। तो इनर एरिया ले लेंगे और साथ साथ में ए वाला एरिया है, तो आउटर एरिया जो ए वाला आउटर एरिया है इसको लेंगे, इसमें से इनर वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ पाई अपॉन 4 डी नॉट स्क्वायर आउटर एरिया, ये आउटर माइनस इनर एरिया, ये हो गया। तो एक थ्रेड के लिए होगा, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड कितने होंगे, एन होंगे। उस पे जो बियरिंग स्ट्रेसेस, घिसाव जो हो रहा ऊपर से, इसमें जो घिसाव होगा या बियर होगा, ठीक है ना, ये सिग्मा बी आर। तो
एरिया में जब भी आप स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करते हो तो लोड आ जाता है, तो लोड लिख दिया इन्होंने। लोड आपको ऑलरेडी पता है 4 किलो न्यूटन, पाई अपॉन 4 पता है आपको। ये टेंसाइल या कंप्रेसिव में आएगा, ये वाला जो आएगा सिग्मा बी आर कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। तो कंप्रेसिव इस केस में लेते हैं तो कंप्रेसिव लेंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिग्मा बी की वैल्यू डिजाइन डेटा बुक से मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिखा हुआ एसपीजी टेबल 7.87 से। तो इसमें आपको दे रखा है 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये देखो 5.4 हो गया, ये डी नॉट ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम, ठीक है ना। जब स्क्रू की डिजाइनिंग कर रहे थे तो उसमें डी नॉट फाइंड आउट कर लिए थे, तो 22 आया था, 22 का स्क्वायर। कोड आया डीसी या डीआई, ठीक है ना, 17 का स्क्वायर कर लिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। एन नंबर ऑफ थ्रेड नट में एन लिया, 8 दिया हुआ है, एन 8 है, 8 लिख दिया मैंने। ये बी आर दे रखा है, ठीक है ना, बी आर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है ना। बी आर यहाँ पे निकालना है इनको, तो बी आर इन्होंने कैसे निकाल लिया, फार्मूला है ही आपके पास, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। ये दिया रहेगा, मतलब ये है कि डिजाइन डेटा बुक में दिया रहेगा जो बियरिंग प्रेशर है नट पे, वो बी आर 8 मेगा पास्कल है, आपका बी आर आ रहा है 3.26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये जो आपका बी आर है वो किससे कम आ रहा है, 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना। तो ये सारी डेटा पता है, जो डेटा नहीं पता है उसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे ये डिजाइन डेटा बुक से आपको बी मिल जाएगा, 80 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एन दिया रहेगा नेट के लिए 8 है, 8 दिया होगा एन। उसके बाद ये फार्मूला आपको पता है, मैंने नट के लिए बनाया, लोड इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई सिग्मा बी आर। सिग्मा बी आर हमें निकालना है यहाँ पे, इससे कंपेरिजन कराना है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू दिया हुआ है आपका 4 किलो न्यूटन, पाई अपन 4 है आपके पास, डी नॉट ऑलरेडी पता है, डीसी पता है, एन 8 हो गया, तो सिग्मा बी आर आपका आ गया 3.26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सिग्मा बी आर की जो आपने निकाली उसकी वैल्यू 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम आया है, इसका मतलब आप सेफ जोन में हो। तो लिखा हुआ हेंस नट थ्रेड आर सेफ, क्या लिखा है, नट थ्रेड आर सेफ जोन। इट फेल्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ थ्रेड, एन की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। लेट अस चेक शियर स्ट्रेसेस। अब शियर स्ट्रेसेस नट में कैसे होगा, मैं नेट का डायग्राम फिर बना रहा हूँ, हेक्सागोनल नट डायग्राम, हेक्सागोनल नट डायग्राम। ये आपका हो गया इस तरह से आएगा, ये अंदर की तरफ होगा, एक कोर हो गया नट। अब ये जो नट है, नट देखो, नट का जो भी थ्रेड होगा सिमिलर फैशन में स्क्रू का भी होगा, तो स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड हो रहा है उसे बना रहा हूं मैं, इस तरह से। और देखो ये हो गया, इस सरफेस पे ऊपर से लोड आ रहा है, ये वाली सरफेस मिलेगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रेड की थिकनेस हो गई, ये थिकनेस मान लिया हमने T1 है। अब इस लोड को हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, तो यहाँ पे इस प्लेन के जो ये प्लेन है, ये वाली प्लेन जो है आपकी, इस प्लेन के पैरेलल हो गई, तो ये वाली प्लेन क्या होगी, शियर में आएगी, घिसाव इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा सर्कुलरली कितना, पाई डी नॉट, क्योंकि आउटर वाला ये आउटर वाला ही डायमीटर है, ये पूरा आउटर वाला डाया, तो पाई डी नॉट एक पेरीमीटर पूरा हो गया, और साथ में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देगा तो एरिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पाई डी नॉट मल्टीप्लाई T1, टोटल कितने नंबर ऑफ थ्रेड है, n है, और ये शियर में आ रहा है तो टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया तो लोड आ गया, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, टाउ की वैल्यू 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जबकि टाउ की वैल्यू जो है हमारा, टाउ नट जो है, टाउ नट जो है सिग्मा जो कंप्रेशन में था 66, उसका डिवाइडेड अपन 2 है, हाफ, तो ये आया 33.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हम भी सेफ जोन में है, अभी भी क्या है, शियर फेल्योर की कंडीशन में भी हम सेफ जोन में है। नट थ्रोट्स आर सेफ अंडर शियर स्ट्रेस।
तो नट अभी भी क्या है हमारा, जो लोड लगाया हमने 4 किलो न्यूटन का, उस केस में हम सेफ जोन में है। डिजाइन ऑफ फ्रेम, डिजाइन ऑफ फ्रेम के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। डिजाइन ऑफ फ्रेम, डिजाइन ऑफ नट हो गया, डिजाइन ऑफ स्क्रू हो गया, डिजाइन ऑफ फ्रेम करना, ये फ्रेम है आपका। अब देखो फ्रेम देखना है तो पहले तो ये क्रॉस सेक्शन शो कर रखा है। ये जो क्रॉस सेक्शन आपको फ्रंट से दिख रहा है, इसको पीछे की तरफ क्या करो आप 90 डिग्री रोटेट करा दो, तो ये जो फ्रेम होगा उसी तरह का शेप मिलेगा आपको। अब ये फ्रेम आपको दिख गया, इस फ्रेम के सेंटर से ये जो लोड की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये दे रखा है यहाँ पे 150, तो यहाँ तक है, उसके बाद प्लस टी है, प्लस 4t है, तो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस मैंने शो कर रखा है 5t प्लस 150 mm। तो इस फ्रेम पे लोड कैसा आएगा पहले ये देखते हैं। सपोज करो कोई लोड मैंने प्लेस किया इसके बीच में, दो जॉ के बीच में, और ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगाया। कंप्रेसिव लगाएंगे इस पे, इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ऊपर की तरफ अप्लाई कर देगा। जब ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा तो ये क्या होगा, ये इधर बेंड होने की कोशिश करेगा, ये इधर बेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये आउटर फाइबर है आपका, जो आउटर फाइबर, ये जो आउटर फाइबर दिख रहा है ये कंप्रेशन में आ जाएगा, और इनर फाइबर जो है आपका इधर वाला वो टेंशन में आ जाएगा। ध्यान रखना इस केस में ऐसा होता है, ठीक है। अब ये सेक्शन जो दिख रहा है वो आई सेक्शन टाइप का है, जो यहाँ पे शो कर रखा है। अब लोड आपका कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 150 प्लस 5t डिस्टेंस पे लग रहा है, और क्रॉस सेक्शन इसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। थिकनेस के टर्म में क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, थिकनेस फाइंड आउट करना है कि थिकनेस है क्या। जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, एबीटी है, एबीटी वेरिएबल है, और 8 टाइम टी, ये डिस्टेंस 8 टाइम टी है, और ये पूरा लेंथ जो मिल रहा है 6 टाइम्स टी है। तो टी है क्या, टी की वैल्यू क्या होगी। पहला है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, डिजाइन डेटा बुक से सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कास्ट आयरन का बना होगा। सिग्मा अल्टीमेट फ्रेम के लिए 250 होगा। इसके केस में डिजाइन डेटा बुक से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो वर्किंग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो वर्किंग जो मिलेगा आपका टेंसाइल वर्किंग, ठीक है ना, तो 50 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 50 मिला है, आपको याद होना चाहिए। अब ये क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका। ये जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब देखो मैंने सपोज कर लिया इसका एरिया A1 है, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वही ये भी एरिया है, सेम एरिया है, और बीच वाले का एरिया अलग होगा। तो मैंने इसको A1 कर लिया, इसको A1 कर लिया, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स A1 हो जाएगा। इसका एरिया जो हो जाएगा देखो यहाँ पे 6t मल्टीप्लाई टी, सेम एरिया इसका भी होगा 6t मल्टीप्लाई टी, तो 2 टाइम्स 6t मल्टीप्लाई टी, A1 एरिया हो गया, ठीक है। इसका दोनों इंक्लूड कर लिया मैंने इस वाले में। अब इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा 8, इधर 8t है मल्टीप्लाई टी, 8t मल्टीप्लाई टी, तो एरिया जो आ रहा है, टोटल एरिया जो आ रहा है 20t स्क्वायर आ रहा है। एरिया तो आपको फाइंड आउट हो गया। अब एक चीज और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने सेंटर से क्या किया, एक लाइन खींच दिया y एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले एरिया लेंगे, इस एरिया का इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर एरिया लेंगे, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, फिर इस सेंटर का अबाउट क्या करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एरिया A1 का निकालेंगे, फिर इधर वाले A1 का निकालेंगे।
और बीच वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो उसी सेंटर से वाई पास कर रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे वही बना रहेगा। इसका 2 बार निकालना पड़ेगा। इसका देखो A1 एरिया के सेल्फ सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इस सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एरिया का मिलेगा। सेम वैल्यू इधर से भी मिलेगी, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये तो सेंटर से इसके पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें नहीं लगानी है। तो आपको आई वाई वाई जो मिलेगा आपको 500 टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस 213.33 टी टू द पावर ऑफ 4, तो टोटल आई वाई वाई ये बना। अब देखो ये जे है मॉडल, जे आपको पता है निकालना है। जे क्या होता है बताइए, जे क्या होता है? तो जे निकालना आपको, आई वाई वाई पता है आपको, वाई मैक्स कितना होगा आपको। वाई मैक्स देखना है तो इस साइड से इस पूरे एरिया का सेंटर देखेंगे कितना आ रहा है बेस से, इधर से कितनी डिस्टेंस पे है ये देखेंगे, या इधर से देखेंगे कितनी डिस्टेंस पे है। इसका मेन सेंटर यही आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। पूरे एरिया का सेंटर यहाँ पे आएगा, और इस एरिया का सेल्फ सेंटर होगा यहाँ पे होगा, इस एरिया का सेल्फ सेंटर होगा यहाँ पे होगा, इस एरिया का सेल्फ सेंटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ इसका तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एरिया A2 का सेल्फ सेंटर, इनका नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस एरिया का। सेल्फ सेंटर का निकालने के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये देखो इस फाइबर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 80, तो ये 40 हो जाएगा, और इतनी थिकनेस और है 5T हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10T डिवाइडेड अपॉन 2 कर दिया मैंने, मतलब 8 प्लस 2T डिवाइडेड अपॉन 2, 10T कर दिया तो 5T आ रहा है यहाँ से। तो ये 5T से डिवाइड कर दें, वाई मैक्स 5T, मतलब सेंटर का जो फाइबर है उसकी डिस्टेंस बेस से कितनी है ये। तो जेड आ गया आपका। अब देखो ये बेंडिंग की वजह से पहले बताया कि फ्रेम बेंड हो रहा है, तो बेंडिंग का फार्मूला हो गया सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड, ठीक है ना। अब देखो जेड आपको पता है ऑलरेडी, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ से यहाँ पे। ये बेंडिंग कितना होगा, बेंडिंग चेक कर लेते हैं। लोड आपका 4 किलो न्यूटन आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहां से यहां तक 150 है, और इधर भी डिस्टेंस है 5T, तो 150 प्लस 5T, लोड मल्टीप्लाई 150 प्लस 5T, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई, ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो आ गई आपकी टी के टर्म में आ जाएगी, हमें टी ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक चीज और है, टोटल स्ट्रेस कितना होगा इस फ्रेम पे। टोटल स्ट्रेस तो एक तो बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, दूसरा डायरेक्ट स्ट्रेस जो लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा इस पे। इस लोड को अगर ट्रांसफर कर देता हूं बिल्कुल बीच में, इसे डायरेक्ट लोड कहेंगे। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, ठीक है। तो सिग्मा बी आपको पता है, सिग्मा नॉट नहीं पता है। अब देखिए टोटल टोटल कितना आया था, अभी मैंने निकाला था अल्टीमेट डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अलाउबल स्ट्रेसेस था। तो ये आपका सिग्मा टी ही है, टोटल इतना ही लगाना आपको सिग्मा टी। तो ये 50 था, ये डब्ल्यू अपन ए हो गया, और ये आपको सिग्मा बी ऑलरेडी पता है ये वैल्यू। डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू बाई ए क्या होगा, तो डब्ल्यू बाई ए जो होगा आपका, ये 4 किलो न्यूटन तो आपको शो कर रखा है 4 किलो न्यूटन, और ये टोटल एरिया है। टोटल एरिया देखो यहाँ पे, तो ये जो लोड आ रहा है डायरेक्ट वो सब पे सारे एरिया पे होगा, तो इसलिए ये डब्ल्यू अपॉन ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी 4 किलो न्यूटन यहाँ से पता चल गई, 4 किलो न्यूटन यहाँ से पता चल गई, और टोटल एरिया हो गया। ये डायरेक्ट लोड हो गया और साथ साथ में ये बेंडिंग हो गया। तो टोटल स्ट्रेस जो होगा डायरेक्ट लोड की वजह से स्ट्रेस आया और बेंडिंग की वजह से स्ट्रेस आया, तो टोटल जो स्ट्रेस हो गया आपका सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, ये हो गया आपका। और ये देखो टी पता है आपको, टी क्या है, आप देखिए यहाँ पे
ये 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, यहाँ पे लगाना है आपको, इसके बाद फेल हो जाएगा नहीं तो ये मैक्सिमम ले लिया है, टोटली मैक्सिमम होगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, तो 50 ले लिया है यहाँ पे। तो जब 50 ले लिया, 50 की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, टी की वैल्यू 2 वैल्यू आई, ठीक है ना, टी की 2 वैल्यू आई, 6.55, दूसरा माइनस में आ गया, तो माइनस वाला नहीं लेते, प्लस वाला लेते हैं। तो ये जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा ही लेना है थिकनेस, तो T7 ले लिया, तो टी फाइंड आउट हो गया, फ्रेम के लिए टी कितना आया, 7 mm। अब देखो डिजाइनिंग हो गई फ्रेम की, अब हैंडल की डिजाइन करना है। जो हैंडल है आपका, देखो ये हैंडल है, और ये क्या है आपका, स्क्रू है, ये नट है। देखो स्क्रू की डिजाइनिंग पहले हो चुकी, नट की डिजाइनिंग हो गई, फ्रेम की डिजाइनिंग हो गई, अब हैंडल की बात कर रहा है, इस हैंडल की। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो थ्योरी लगाई जाती है, दो थ्योरी लगाई जाती है यहाँ पर। पहला है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और दूसरा है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यहाँ पर भी क्या होता है कि कॉलर लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कुछ नहीं है। अब हैंडल पे यहाँ पे फोर्स लगाओगे आप तो रोटेट करेगा, फोर्स यहाँ पे लगाओगे, इस पोर्शन पे लगाओगे, मानते एंड पे लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका, दो थ्योरी है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में अगर कॉलर और इस स्क्रू के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, लोड तो आपको पता ही है, कॉलर की इनर रेडियस, आउटर रेडियस R1 है, इनर रेडियस R2 है, तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ये टॉर्क होता है, एक्स्ट्रा टॉर्क होता है, आपको ऑलरेडी पता है। पहले टॉर्क लगाया हमने, वो तो मान लो स्क्रू थ्रेड है हमारे पास, इस पे क्या है कि एक टेंजेंशियल फोर्स आया, ठीक है ना, F, और साथ साथ में इसकी रेडियस, ये तो हो ही रहा है, साथ साथ में जब कॉलर लगता है तो कॉलर की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टॉर्क लगानी पड़ती है आपको, तो जो एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है वो कॉलर की वजह से लगानी पड़ती है, तो T2 है। T1 ऑलरेडी हमने स्क्रू डिजाइनिंग में फाइंड आउट कर लिया था। तो ये आप देखो, तो देखो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में T2 इज इक्वल टू म्यू W RM हो जाता है, एवरेज होता है रेडियस का, मतलब RM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड अपॉन 2, ठीक है ना, RM इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड अपॉन 2, एवरेज ले लेते हैं। बट इस केस में यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के केस में ये फार्मूला यूज होता है, 2/3 म्यू टाइम्स W अंडर रूट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब RM की वैल्यू अब देखा जाए, अगर इसे कंपेयर किया जाए इसको इससे, देखो RM की वैल्यू ये आएगी, RM की वैल्यू निकाल लिया, म्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, म्यू दिया रहेगा, RM भी दिया रहेगा, दे दिया यहाँ पे RM, या तो R1 R2 दिया होगा तो RM आ जाएगा, ठीक है ना, दिया रहेगा, कॉलर का रेडियस दिया रहेगा, डायमेंशन देना जरूरी है, तो T2 आ गया यहाँ पे। अब देखो ये हैंडल है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें इस तरह का टार्क आ रहा, T2 भी आ रहा, टॉर्क एक्स्ट्रा टॉर्क हो रहा T2, तो T1 प्लस T2 करेंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा, जो हमें लगानी होगी, आपको लगानी है, हमें लगानी है। तो यहां पर देखो ये T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 हो गया, तो ये हो गया T1 पहले ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम 7.34, देखो ये फार्मूला है T1 इज इक्वल टू W10 5 प्लस अल्फा DM बाय डिवाइडेड अपॉन 2, ये स्क्रू वाले में था, ठीक है ना, और ये आपका भी निकाला 25, तो ये आ गया T टोटल 32.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 3 न्यूटन पर mm, न्यूटन mm, सॉरी न्यूटन mm। अब इन्होंने सपोज के लिए टॉर्क आ गया, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आपको पता चल गया, यहाँ पे टॉर्क, फोर्स, फोर्स कितना है, एज्यूम कर लिया इन्होंने, दिया रहेगा उसमें इतना ले सकते हो, एज्यूम कर लिया हमने 300 न्यूटन, एज्यूमिंग लिखा हुआ है, न्यूटन एफर्ट लगाया हमने, तो 300 न्यूटन एफर्ट लगाया, तो सपोज कर लिया मैंने इस सेंटर से LH लेंथ पे लगाया, LH लेंथ जो है यहाँ पे लगाया,
तो LH की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या है, अगर ये वैल्यू कम लोगे तो ये ज्यादा आएगी, और ये ज्यादा लोगे तो कम आएगी, ठीक है ना। तो इस फोर्स के करस्पॉन्डेंसी वैल्यू फाइंड आउट होगी LH की। तो LH आ जाएगा, हैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये LH आ जाएगा आपका। LH आ गया आपका 107.78 mm। तो LH ज्यादा लेंगे और अच्छी बात है, ठीक है। अब इसकी वजह से बेंडिंग भी होगा। तो फोर्स आपने 300 न्यूटन लगाया, कितने डिस्टेंस पे लगाया, 110। तो जो मोमेंट आ गया आपका 33 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन mm, ये मोमेंट आ गया आपका। मतलब इतना हम लगाएंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, स्क्रू रोटेट करेगा, और साथ साथ में जो लोड होगा वो क्या होगा, हमारा फिक्स होगा इसमें। अब बेंडिंग देखते हैं। बेंडिंग का, अगर बेंडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस कितना आते हैं, देखो आपको पता है बेंडिंग सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिजाइन डेटा बुक में देखेंगे जो हैंडल लिया है, इसका सी क्लैंप का, वो हैंडल है C40, कास्ट आयरन का बना हुआ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके लिए 2 ही लिया हुआ, सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हुआ है। तो ये दिया होगा सिग्मा वाई कितना होगा, ठीक है, हैंडल के लिए तो 330 ये दिया होगा डिजाइन डेटा बुक में, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 165 न्यूटन पर एमएम। मतलब इससे ज्यादा नहीं लगाना, आपकी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें फार्मूला पड़ा है कि सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई जेड। m तो हमने निकाला है अभी 33 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन एमएम। और ये क्या हो गया, जेड की वैल्यू जो हो जाएगी हैंडल के लिए, ठीक है, सेंटर के अबाउट, ये सर्कुलर हैंडल होगा, ठीक है ना। उसी को डाया होगी पाई डिवाइडेड अपॉन 32 DH⁻, ठीक है ना। तो ये जेड की वैल्यू दी है, आपको पता है ऑलरेडी जेड की वैल्यू क्या होती है, कोई सर्कुलर रॉड हो तो, ठीक है ना। सेंटर से पास हो रही है कोई लाइन, सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, ये सर्कुलर रॉड है, तो उसके लिए जो जेड होगा पाई डिवाइडेड बाय 32 DH⁻, ठीक है ना। तो ये आपकी सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम कितना है, ये इतना दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है आपका एम आपने निकाला है 33 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन एमएम। डीएच की वैल्यू आ गई, डीएच की वैल्यू जो है 22.67 mm आ गई। इससे ज्यादा ले लेंगे या इतना ही पे काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको इस वैल्यू के लिए हैं हम, क्योंकि हम वर्किंग लिए हैं, वो भी इल्ड वाले को डिवाइड किए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो ये इतना सफिशियंट है। इससे कम लोगे तब भी सेफ में रहोगे, बट इससे ज्यादा लोगे तो और ज्यादा सेफ में रहोगे, बट इतनी वैल्यू आपको लेनी है, ये इतना लगाना पड़ेगा आपको हैंडल पे टॉर्क। तो इस तरह से आप जो सी क्लैंप था, सी क्लैंप में स्क्रू की डिजाइनिंग हो गई, नट की डिजाइनिंग हो गई, फ्रेम की डिजाइनिंग हो गई, हैंडल की डिजाइनिंग हो गई, ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में मैं ये सारी चीजें रिवाइज नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा, और जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सारे लोग रिवाइज करके आएंगे। अभी मैं शेयर कर देता हूँ पीपीटी, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, उसको पढ़ लेंगे, फिर कल मैं पूछूंगा। और कल भी क्लास होगी 9:30 बजे से ही। कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, डिजाइन ऑफ लीवर। डिजाइन ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अब तक पढ़ते आ रहे हो, अगर जिसने भी ढंग से सुना होगा, सेम कॉन्सेप्ट है हर जगह, मशीन डिजाइन में सेम कॉन्सेप्ट चलता है। स्ट्रेस लगाना है, टेंसाइल या कंप्रेसिव एरिया परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा, शियर है तो उस फोर्स के पैरेलल ढूंढना पड़ेगा, किस जोन में वियर हो रहा है, किस जोन में शियर हो रहा है, ये पता करना पड़ेगा। अर्पित छिपा, अर्पित, यस सर। क्या समझ में कुछ आया? थोड़ा सा आया, रिवाइज करूंगा तो सही से आ जाएगा, खुद से रिवाइज ठीक है, मैं करूंगा। शेयर कर दूंगा, देता हूँ पीपीटी, आप लोग पढ़ लेना, पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुद से भी पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ता है बैठ करके, जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा सारी चीजें। उमेश रेगर, उमेश, बहुत दिन बाद दिखे हो तुम, उमेश। यस सर, यस सर। हाँ, कहाँ गए थे, छुट्टी पर थे? यस सर। कह रहा हूँ छुट्टी पर नहीं थे सर, क्या? वो पेपर था सर, बैग का। हो गया पेपर सारे? बैग का पेपर था सर। हो गया कंप्लीट? हाँ, एक ही था सर, जो कौन सा?
परसों 22 तारीख को। हाँ सर, हाँ अच्छा, हो गया सर। चलो ठीक है, पेपर अच्छे से हुआ ना इस बार? हाँ इस, सर, इस बार बैक का पेपर मतलब बैक निकल जाएगी ना? इस बार नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी यार? निकल जाएगी निकल सर। चलो ठीक है, चलो एक ठीक ही है, था कल सर जो साढ़े मैंने 9 था बजे वो। से ही होगी।